स्टूडेंट्स, क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 है मनी एंड बैंकिंग। और मनी एंड बैंकिंग जो है ये 80 मार्क्स के सिलेबस में से 6 मार्क्स की वेटेज इस यूनिट की होती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग यूनिट का जो सिलेबस है उसके बारे में, जो टॉपिक्स 2020-21 के सेशन के लिए डिलीट किए गए हैं उनके बारे में, और ऐसे टॉपिक जो एनसीईआरटी की बुक में तो मेंशन्ड हैं लेकिन आपको उनको स्टडी नहीं करना है क्योंकि अब वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन किए गए हैं। इस यूनिट का जो कंटेंट इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मनी के बारे में बताऊंगा मैं आपको कि मनी क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, उसका मतलब क्या है। फिर मनी सप्लाई जिसे मुद्रा की पूर्ति कहते हैं वो क्या है, उसको उसकी परिभाषा क्या है, उसका मीनिंग। और फिर मनी सप्लाई को नापते कैसे हैं, उसका माप क्या है, कंपोनेंट्स क्या है उसके, क्या क्या मिलकर के मनी सप्लाई बनती है, और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं सिलेबस में से, उनके बारे में देख लेते हैं। टोटल सिलेबस जो है क्लास 12th का, मनी के बारे में बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, सप्लाई ऑफ मनी जिसे मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं, इंक्रीज करा जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, उसकी बात होती है। और फिर सेंट्रल बैंक के फंक्शंस जो है, 4 फंक्शंस को स्टडी करा जाता है आपके सिलेबस में। ये सब हमारे सिलेबस में क्लास 12th के में है अभी। और साथ ही साथ ये भी सिलेबस में होता है हर साल, जिसमें हम कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू सेंट्रल बैंक जो है बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें 7 मेजर्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के। इस साल 2020-21 सेशन के लिए ये वाला जो पार्ट है, रेड वाला पार्ट, ये सिलेबस में नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कोई। तो इस वीडियो में मैंने ये सारा एक्सप्लेन करना है आपको कि क्या पार्ट है अभी सिलेबस का और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पूरे टॉपिक में से, इस यूनिट में से, जो यूजुअली एग्जाम से पूछे जाते हैं। किस किस पार्ट में से क्या क्या क्वेश्चन कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, वो सब भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। एक बार देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स ऐसे जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो फंक्शंस ऑफ मनी जो है बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। डिटेल में 4 जो दिए हुए हैं ना आपके फंक्शंस, उनको डिटेल में कोई नहीं एग्जाम में पूछता है कि भाई इस फंक्शन को एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद में डिमांड फॉर मनी, 2 तरह की डिमांड बताई गई है वहां पे, स्पेक्यूलेटिव डिमांड, ट्रांजैक्शन डिमांड, ये नहीं है आपके सिलेबस में, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में M1 होता है और उसके साथ साथ M2, M3, M4 भी होते हैं, लेकिन आपको ये जो है ये स्टडी नहीं करने हैं। कमर्शियल बैंक्स के बारे में बता दिया जाता है एनसीईआरटी में भी, साथ में आपकी जो प्राइवेट ऑथर की बुक होती है उसमें भी बताते हैं कमर्शियल बैंक्स के बारे में, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। आपको कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। कमर्शियल बैंक सिर्फ जो क्रेडिट क्रिएशन जो करते हैं उस प्रोसेस को पढ़ना है आपको। हाँ, सेंट्रल बैंक के फंक्शन जरूर सिलेबस में है, उसको स्टडी करना है, वो अभी भी सिलेबस में है, इस साल के सिलेबस में भी वो है। मनी क्या है उसको समझने से पहले समझना पड़ेगा वहां से, जब क्लास 10th में आप थे वहां तक आपने पढ़ा बार्टर एक्सचेंज के बारे में, वस्तु विनिमय। आपने पढ़ा होगा कि एक वस्तु को देकर के दूसरी वस्तु को ले लेते थे, आदान प्रदान होता था वस्तुओं का बेसिकली। तो उसमें एक टर्म आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, कि आवश्यकताओं का दोहरापन होना आवश्यक है। अगर ये एक मार्केट का सीन है तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बनाना सेलर जो है, इसके पास बनाना एक्सेस में है, आधिक्य है इसके पास केलों का, और ये व्यक्ति जो है इसके पास पुस्तकों का आधिक्य है, एक्सेस में है, एक्स्ट्रा बुक्स हैं। तो ये एक्सचेंज तब कर पाएंगे जब बुक सेलर जो है, बुक जो बेचना चाहता है उसको बनाना की नीड हो, और बनाना सेलर जो है उसको बुक्स की नीड हो। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में डायगोनली ऑपोजिट होनी चाहिए हमारी बेसिकली जो डिमांड है। तो इसे कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरापन, की जो आपके पास एक्सेस है वो दूसरे के पास कमी हो, और एग्जैक्टली जो दूसरे के पास एक्सेस है वो आपके पास कमी हो, तभी इसमें ट्रांजेक्शन हो पाती थी। प्रोस्पेक्टिव बायर ढूंढ पाना जो है बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता था। और यहाँ तो छोटी सी मार्केट है, 7-8 लोग हैं। अगर सपोज 8-10 करोड़ लोग हों, हिंदुस्तान में तो 135 करोड़ लोग हैं, तो इतनी बड़ी मार्केट में तो ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम है। कौन किसको क्या बेच सकता है जिससे कि एग्जैक्टली वही चीज मिल जाए जो उसको चाहिए बेचने वाले को। तो इसमें हेल्प करने के लिए हमारे पास में एक हमें इंटरमीडिएट गुड की जरूरत थी, जो हमारे इस काम को आसान बना दे, विनिमय को जैसे हम कहते हैं, एक्सचेंज को आसान बना दे। तो स्मूदन करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को ऐसे इंटरमीडिएट गुड की हमें जरूरत थी, एक्सेप्टेबल हो बोथ पार्टीज के लिए, सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी, दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि सेलर कोई भी ये बनाना इसके पास एक्सेस में है, ये किसी को भी बनाना दे करके बदले में ऐसा गुड लेना चाहेगी ना जो फिर ये फर्दर यूज कर सके।
कुछ और परचेज करने के लिए। तो ऐसा गुड जो था वो था मनी। तो अब हम इस मनी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने इसका समझ लिया है कि मनी एक्चुअल में क्या करता है। तो मनी क्या करता है? मनी वो है जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करे। और मनी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बारे में आप देख लो। तो मनी, आपने जैसे मनी का नाम सुनते हैं आपको ऐसे नोट, ऐसे कॉइन्स जो है वो याद आ जाते हैं। ये बेसिकली ये करेंसी है, ये मनी नहीं है। मनी क्या है? मनी है वो जो ये चार फंक्शन परफॉर्म करे। पहला, कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, विनिमय का एक माध्यम है, कि आपके पास जो एक्स्ट्रा है उसे बेच करके क्या ले लें आप? मनी। और आपको जो चाहिए मनी दे करके वो चीज आप ले लें। राइट। तो ये मनी मीडिएटर का काम कर देता है एक। उसके अलावा नंबर टू, ये लेखे की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट, कि आपको पता करना है कि एक पेन की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक लैपटॉप की कीमत कितनी है। तो वो आप मनी के टर्म्स में, कि मुद्रा की इकाइयों के रूप में उसको नाप लेते हैं, मूल्य संचय कर लेते हैं, भविष्य के लिए बचा सकते हैं। कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान ने गेहूं पैदा किया और उसने सोचा कि भाई अभी तो मेरे पास इस साल गेहूं काफी पैदा हो गया है, मैं इसे अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रख लेता हूँ। तो क्या वो बचा सकता है वीट को अपने ओल्ड एज के लिए? हाँ, बिल्कुल बचा सकता है। क्या जा रहा है, स्टोर करके रख देगा। लेकिन वीट तो पेरिशेबल गुड है, ये तो सड़ सकता है, खराब हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद। तो अगर वो आदमी सोच रहा है कि मैं आज तो हूँ 30 साल का और मैं इसको जब 60 साल का हो जाऊंगा तब इसको इस्तेमाल कर लूंगा, तो वीट उस टाइम सड़ चुका होगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो मनी उसकी हेल्प करता है इस चीज में, कि आज वो अपने एक्स्ट्रा वीट को बेच करके क्या कर ले? मनी ले ले। और कल जब उसे जरूरत हो तो इस मनी को खर्च करके उन चीजों को ले ले। तो ये मीडिएटर का काम करता है, मूल्य संचय का काम करता है, और स्थगित भुगतान का मानक भी है। कि आपने आज किसी से उधार लिया कुछ, आपको पता है कितने रुपए उधार लिए हैं, और फिर बदले में उतने मिल जाएंगे। बैंक में भी जब आप जमा कराते हैं पैसे को, इसी इसी फंक्शन का यूज होता है वहां पे, कि आपको पता है कितने रुपए जमा कराए हैं आपने बैंक में, तो बाद में आपको कितने मिलने हैं रुपए। तो स्थगित भुगतान में भी ये काम आता है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फिएट मनी और लीगल टेंडर। इनको अच्छे से समझ लो यहाँ पे एक बार। हम मनी को फिएट मनी कहते हैं, लेकिन हर मनी को फिएट मनी नहीं कहते। पुराने समय में जो अशर्फियां होती थी, गोल्ड के सिक्के होते थे, सिल्वर के सिक्के होते थे, वो फिएट मनी नहीं होते थे, वो एक्चुअल मनी होते थे। क्यों? क्योंकि गोल्ड का, सोने का जो सिक्का होता था उसमें उतनी ही मात्रा का सोना होता था जितने का वो सिक्का होता था। सिल्वर, जैसे चांदी का सिक्का होता था, उसमें उतनी रुपए की चांदी होती थी जितनी उसका मान होता था उस सिक्के का। लेकिन अब जो ये नोट चल रहे हैं, क्या 500 रुपए का नोट आप बाजार में, अगर ये नोट ना हो, वैसे आप कबाड़ी को बेचने जाएं, तो क्या ये 500 रुपए दे देगा कोई इसके? क्या इन सिक्कों के कोई 2 रुपए का ये मेटल लगा है इसमें? 10 रुपए के सिक्के में 10 रुपए का मेटल लगा है क्या? नहीं लगा हुआ। तो यहाँ ये इसीलिए हम इसको फिएट मनी कहते हैं, कागजी मुद्रा कहते हैं। कैसी मुद्रा कहते हैं इसको? कागजी मुद्रा कहते हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो किस लिए है? 500 रुपए। इसमें मटेरियल लगा है 500 का इसलिए नहीं, बल्कि क्यों? क्योंकि ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्यों है? क्योंकि इसको प्रॉमिस इसके साथ में मिलती है। लीगल टेंडर को हम हिंदी में वैधानिक पत्र कहते हैं। और ये वैधानिक पत्र क्यों है? क्योंकि जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, उसके द्वारा एक प्रॉमिस होती है इसके साथ में, कि ये धारक को वादा करता है। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। तो सारे नोट किसके द्वारा छापे जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छापे जाते हैं। और हर नोट पे एक वादा लिखा होता है, आई प्रोमिस टू द बियरर टू पे दिस मच वैल्यू। तो 10 रुपए का नोट है तो 10 रुपए का उस पर वादा होता है। क्योंकि वादा होता है इसीलिए वो एक लीगल टेंडर कहलाता है, वैधानिक पत्र कहलाता है। मनी को हम मनी क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। भाई मनी इसलिए मनी है क्योंकि वो मनी जैसे काम करता है। जिस दिन वो मनी जैसे काम करने छोड़ देगा वो मनी नहीं रहेगा। मुद्रा की विशेषताएं हैं। मुद्रा करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम। ये बेसिक फंक्शन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यूं कह लो इसको। चार फंक्शन है टोटल। तो उन चार में से एक फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज का है। तो कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम नहीं करती वो कभी भी मनी नहीं हो सकती। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मनी क्या है? वो जो मनी जैसा काम करे। अब मनी को हम मेजर कर सकते हैं, मात्रात्मक है, नाप सकते हैं मनी को। अगर हम उसको मनी को करेंसी के रूप में फिजिकल बना दें, मूर्त रूप दे दें उसको, तो नापते नहीं हम कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए कितने हो गए। एक और चीज जो इसके साथ है वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। इसको सार्वभौमिक स्वीकार्यता मिली हुई है, क्योंकि आप कोई भी करेंसी नोट किसी को अगर देते हैं तो वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ी हुई है? एक प्रॉमिस जुड़ी हुई है उसके साथ। उसको एक वादा मिला हुआ है। किससे मिला हुआ है? सेंट्रल बैंक भारत में, जो कि आरबीआई है।
और मनी और करेंसी के बारे में कई बार बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि मनी क्या है और करेंसी क्या है, दोनों तो एक ही चीज़ है। लेकिन नहीं, मनी अलग होता है थोड़ा सा करेंसी से। करेंसी उसका एक फॉर्म है, एक रूप है, उसको क्या देता है, फिजिकल फॉर्म देता है करेंसी। अगर हम कहें कि मनी क्या है, वो जो चार फंक्शन प्ले करे, और करेंसी क्या है, जो मनी को फिजिकल फॉर्म प्रोवाइड करे। अब बात कर लेते हैं एक और कि डीमोनेटाइजेशन जब होता है, विमुद्रीकरण, उसमें करेंसी की वैल्यू जीरो हो सकती है। जैसे पुराने हमारे 500 के नोट जो विमुद्रीकरण हो गया जिनका, या 1000 रुपए के नोट, आज उनकी वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं उनकी, जीरो। लेकिन क्या मनी की वैल्यू जीरो हो सकती है? 500 रुपए इनकी वैल्यू थी उस समय, और बैंक में जमा करा देते पुराने नोट। आज भी 500 रुपए की वैल्यू पे कुछ ब्याज लग कर कुछ ना कुछ मिल जाता। लेकिन वो नोट अगर आप आज तक लेकर के बैठे हुए हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई आपकी शून्य। फिर और अंतर क्या है कि मनी तो प्लास्टिक की फॉर्म में हो सकता है, जैसे प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं ना। फिर ये ई मनी भी हो सकता है, जैसे ई वॉलेट होते हैं आजकल, तो वो भी हो सकता है। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी मनी का यूज कर सकते हैं हम, चेक के थ्रू भी। लेकिन करेंसी तो सिर्फ उसका एक ही रूप है। तो मनी के कई रूप हो सकते हैं जिनमें से करेंसी एक रूप है। अब बात करते हैं मनी सप्लाई की। मनी सप्लाई क्या है? आपको पता चल गया मनी क्या है। हमने ये भी बता दिया कि मनी को नाप भी सकते हैं। अगर मनी को किसी एक दिन नाप लें, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी निश्चित समय पर अगर हम उसको नाप लें कि कितना मनी अवेलेबल है, तो वही मनी सप्लाई हो गई। मनी सप्लाई देखो ना क्या है, इज द स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना सर्कुलेशन में है मनी। तो इसके दो तत्व होते हैं, दो कंपोनेंट हैं, नंबर वन कंपोनेंट और नंबर टू। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, कभी कभी ये भी आता है व्हाट इज मनी सप्लाई। कभी ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कभी आपको फिल इन द बैंक्स में ये भी दे सकते हैं, इफ करेंसी इन कैश इज वन ऑफ द कंपोनेंट, व्हाट इज द अदर कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो वहां आपको दूसरा मेंशन करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं उसमें। यहाँ ध्यान देना, करेंसी इन कैश इसके बारे में बताऊंगा, नेट डिमांड डिपॉजिट अभी इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो वर्ड नेट यूज करा गया है, ये इसलिए करा गया है नेट, क्योंकि इसमें जो डिमांड डिपॉजिट्स है ना, ये सिर्फ उनको इंक्लूड करते हैं हम मनी सप्लाई में जो डिमांड डिपॉजिट पब्लिक के हैं बैंकों में। अगर किसी एक बैंक का डिपॉजिट दूसरे बैंक में है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एमएस जो है, मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड द इंटर बैंक डिपॉजिट्स। तो पहले बात करते हैं करेंसी इन कैश की, कि नगद मुद्रा क्या है बेसिकली। यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है ये। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो क्यों है। तो एक रीजन तो आप ये दे देते हैं कि ये क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको मेजर करते हैं। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसा चर जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक निश्चित समय पर जिसको हम नापते हैं, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। उसके अलावा ये भी तो है ना कि मनी को हम बार बार यूज कर लेते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसे कैपिटल गुड का स्टॉक होता है, पूंजीगत वस्तुओं का स्टॉक होता है, ऐसे मनी का भी तो स्टॉक हो सकता है। मनी को इन नामों से भी पुकारते हैं, हाई पावर्ड मनी, ये जो कैश है इसको बेसिकली, रिजर्व मनी भी, मॉनेटरी बेस भी, ये सारे एक ही चीज है, कोई भी नाम इसको दिया जा सकता है। तो एग्जाम में आपसे पूछे व्हाट इज रिजर्व मनी, तो आप समझ जाइए आपसे पूछा जा रहा है करेंसी इन कैश क्या है। या हाई पावर्ड मनी आपसे पूछा जाए, तो वो आप समझ जाइएगा यही पूछा जा रहा है आपसे। तो ये उच्च शक्ति द्रव्य, मौद्रिक द्रव्य, मौद्रिक आधार, यही सब है। उसके बाद अब नेक्स्ट है फिएट मनी क्या है, लीगल टेंडर। ये करेंसी इन कैश जो है, ये दोनों है, ये फिएट मनी भी है, लीगल टेंडर भी। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। कागजी मुद्रा क्यों है? क्योंकि जो 500 के नोट है या जो सिक्के हैं, वो एक्चुअल में उनमें इतने रुपए का मटेरियल नहीं लगा हुआ। वैधानिक पत्र क्यों है? क्योंकि उसको सेंट्रल बैंक ने प्रॉमिस किया हुआ है कि इतनी वैल्यू वो बियरर को, धारक को देगा ही देगा। कुछ वर्ड और इसके साथ एसोसिएट करते हैं, पेपर मनी, ई मनी। पेपर मनी क्या है बेसिकली, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं या फिर जो डेबिट कार्ड होते हैं, तो उनका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं ना किसी को। ऐसा थोड़ी खाली कैश में ही नोट दे करके आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो वो भी तो मनी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो पेपर मनी हो जाते हैं वो, या फिर प्लास्टिक मनी हो जाते हैं वो। ई मनी जो ऑनलाइन पेमेंट्स हम कर लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी क्या है, वो वही सब है कि जैसे आप आई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कर लेते हैं, या फिर ई वॉलेट जो यूज कर लेते हैं, वो सब के सब मिल करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं उसका। जो अभी हमने देखा था कि दो कंपोनेंट थे, करेंसी इन कैश और दूसरा था डिमांड डिपॉजिट्स।
तो इसमें अब डिमांड डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स की। इनके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो है क्रेडिट क्रिएशन का काम कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल एक एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, या फिर एचडीएफसी है। ये कुछ बैंक्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये कमर्शियल बैंक्स हैं। ये दोनों गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, पब्लिक सेक्टर के, और ये नीचे वाले दोनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। इनके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये जो बैंक होते हैं जिसमें आप कभी भी जाते हैं खाता खुलवाते हैं, ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इनमें दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। लेकिन आप इनको इन नामों से ना सुनते नहीं हैं, डिमांड डिपॉजिट्स या फिर टर्म डिपॉजिट के नाम से नहीं सुनते हैं। आप सुनते हैं इनको सेविंग अकाउंट, बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, इन नामों से आप सुनते हैं बैंक में जब जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों में जो वैल्यू होती है, जो इनका डिपॉजिट्स का जो टोटल सम जो होता है, वो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। और जो फिक्स अकाउंट में जो होता है उसको हम टर्म डिपॉजिट कहते हैं। तो टर्म डिपॉजिट क्या है, जो एक निश्चित अवधि के बाद कोई भी उनको विड्रॉ कर सकता है। जैसे एफडी करवा लेते हैं हम 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, 1 साल के लिए, निश्चित समय अवधि के लिए हम उसको जमा करवाते हैं। और ये सेविंग्स के जो होते हैं, ये बेसिकली डिमांड डिपॉजिट क्यों कहते हैं हम इनको, ये डिमांड डिपॉजिट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि डिमांड करने पे ये जो ओनर होता है, जो डिपॉजिटर जो होता है, जिसका वो खाता है, उसको वो मिल जाता है पैसा। तो वो इन पे क्या कर सकता है, चेक भी इशू कर सकता है, चेक के थ्रू पे कर सकता है, या कैश जो है वो विड्रॉ कर सकता है बैंक में से डायरेक्टली, ड्राफ्ट बनवा सकता है। तो इस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट कहलाते हैं। और ये जो डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं, इनको हम इंक्लूड करते हैं मनी सप्लाई में। तो एक बार लास्ट अब हम देख लेते हैं कि मनी सप्लाई बेसिकली क्या है। मनी सप्लाई होती है करेंसी इन कैश और डिमांड डिपॉजिट्स, इन दोनों को जोड़ दो तो मिल जाती है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई की डेफिनेशन भी यहीं से बन जाती है। तो एक निश्चित दिन, निश्चित समय पे टोटल करेंसी कितनी है लोगों के पास में, पब्लिक के पास में, और साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं पब्लिक के बैंकों में, उनको ऐड कर दो तो मनी सप्लाई मिल जाती है। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है कि डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा मनी सप्लाई के ऊपर। तो मनी सप्लाई क्या था, इन दोनों का टोटल, तो इनमें क्या डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा, जरा आप सोचिए। डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कि कोई भी करेंसी जो है, जो प्रिवेलिंग है, जो अभी प्रचलन में है, उसको हमने अवैध मुद्रा घोषित कर दिया। तो करेंसी इन कैश घट जाएगी, लेकिन डिमांड डिपॉजिट तो बढ़ जाएगा। जब करेंसी इन कैश, जैसे 500 और 1000 के पुराने नोट जो थे, जब वो प्रचलन से बाहर हुए, तो लोगों ने वो बैंक में जमा भी तो कराए। तो लोगों के डिपॉजिट जो है वो सेविंग्स अकाउंट में और साथ में करंट अकाउंट में इंक्रीज भी तो हो गए। तो ये सेविंग्स इंक्रीज होते ही ये क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट इंक्रीज हो गए। तो मनी सप्लाई दोनों को ऐड करके बनता है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इस पे तो नेगेटिव हुआ, नकारात्मक, और इस पे क्या हुआ, सकारात्मक, ही ये बढ़ गए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें, उसमें प्रीवियस वीडियोस के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।